जो कि 18 होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। ओके, फर्स्ट बात करते हैं, वही हमारा फर्स्ट आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड आएगा हमारा वैलेंसी। ठीक है, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये फर्स्ट आपका ग्रुप है, इसे हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ये तो 1, 3, 11, 19 यहीं तक रहती हैं। इसका होता है 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। आप देखेंगे इसकी आउटर मोस्ट शेल में, फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल की हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी रिमेन्स सेम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। अगर हम ग्रुप 1 की बात करेंगे तो इस पूरे ग्रुप में आपकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी रिमेन्स सेम। ठीक है, ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आपको याद रहेगा। और इससे आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, विच इज द एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज हम जानते ही हैं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। ठीक है, जब हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो हम ग्रुप में चल रहे हैं, तो ग्रुप में लेंगे हम सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, दो एलिमेंट लिए हमने, इसकी यहाँ पे होंगे आपके 3 शेल्स और पोटेशियम के होंगे आपके 4 शेल्स। यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4 शेल्स। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है सोडियम और ये पोटेशियम। ठीक है, ये इसका एटॉमिक साइज और इसका एटॉमिक साइज बोले तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात देखने वाली है यहाँ पे, इसमें डिस्टेंस जो है वो कम है। बेटा देख ध्यान से, न्यूक्लियस उसके बाद 3 शेल्स, डिस्टेंस क्या है, कम है। न्यूक्लियस और 1, 2, 3, 4 शेल्स, डिस्टेंस क्या है इसमें ज्यादा है, डिस्टेंस क्या है इसमें ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें 3 शेल्स डिस्टेंस कम, इसमें 4 शेल डिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो ये था आपका सोडियम, ये था आपका पोटेशियम। लिथियम की बात करेंगे तो उसमें 1, 2 शेल्स, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी, क्योंकि शेल्स इतनी है, 2 शेल है। ठीक है, जैसे अप टू डाउन मूव करेंगे तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस because the number of shells increases. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करनी है, इसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात थी आपके एटॉमिक साइज की, जो कि बहुत इजी थी। अगर आपको पीरियड में एटॉमिक साइज समझ में आ गया तो आपको ग्रुप में एटॉमिक साइज समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ उसके नोट्स भी आप बनाते चले तो आपके लिए और फायदेमंद उसको होगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज की बात करते हैं हम। मेटेलिक एंड नॉन प्रॉपर्टीज, बेटा एक समझने वाली बात है, इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर बार मतलब ज्यादातर यही आपका क्या होता है, इसमें आता है एग्जाम में। ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम जानते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, इनमें जो होते हैं मेटल्स होते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली बात करें तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए। ठीक है, इनमें होते हैं मेटल्स होते हैं। ठीक है, और मेटल्स हम बता चुके हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव करेगा वो अच्छा मेटल होगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर में रिमूव करेगा वो उससे थोड़ा बेकार क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसमें 1 शेल, इसमें 2 शेल,
सोडियम के पास 3 शेल्स, पोटेशियम के पास 4 शेल्स, 1 2 3 4। ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसकी डिस्टेंस, इसकी आउटर मोस्ट डिस्टेंस ये, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, ठीक है। भाई बात देखिए, इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत ही नजदीक होंगे, इसका न्यूक्लियस क्योंकि इसमें एक ही शेल है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा पास होंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें 2 शेल हो गए, अट्रैक्ट डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस और बढ़ गई तो इसकी आपका न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, अट्रैक्शन जो होगा वो और कम हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस और बढ़ गई, इसका भी चार्ज क्या हो जाएगा, और कम होता जाएगा, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस कम है, चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, डिस्टेंस ज्यादा की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसका फोर्स ज्यादा, इसका फोर्स कम। तो आप खुद बताइए, इस इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल लेंगे आप, या इस इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल पाएंगे, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो सिंपल सी बात है, हम इस इलेक्ट्रॉन को आराम से रिमूव करा देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव हम करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पोटेशियम क्या है, अच्छा मेटल है बाकी इन तीनों से, ठीक है। उसके नीचे मेटल आते हैं, पोटेशियम के बाद रूबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है। तो फ्रांसियम जो होता है सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहलाता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन होता है, फ्रांसियम होता है। सबसे अच्छा मेटल जो होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में वो कौन होता है, आपका फ्रांसियम होता है, ठीक है। तो व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ पीरियड इन मेटल्स, ये आपको लगाना पड़ेगा, व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ पीरियड द मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, द मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस due to decrease in the force of attraction, due to decrease in the force of attraction। force of attraction कम हो रहा है, इसकी वजह से अप टू डाउन जब मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो किसकी वजह से रहा है, डिस्टेंस बढ़ गई, चार्ज कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव होता है जिस एलिमेंट का, वो हमारा बहुत ही अच्छा मेटल कहलाता है, ठीक है। सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, ठीक है। तीनों में क्या होगा, अप टू डाउन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 7th ए ग्रुप की। इसमें आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसमें आपकी कितनी शेल होती हैं, 2 शेल होती हैं। क्लोरीन में आपकी 3 शेल्स होती हैं, ब्रोमीन में आपकी 4 शेल्स होती हैं, 3 एंड ये 4, ठीक है। इन तीनों में समझते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल अच्छा कौन सा होता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ध्यान रखना, नॉन मेटल अच्छा वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा, और मेटल अच्छा वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं नॉन मेटल में, इसमें डिस्टेंस क्या है, कम, इसमें डिस्टेंस क्या है, इंक्रीज हुई, इसकी डिस्टेंस क्या हुई, और ज्यादा इंक्रीज हुई। अब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, ठीक है। अब उसे ये वाला एटम जल्दी पकड़ेगा, ये वाला जल्दी लेगा, या जल्दी वाला जल्दी लेगा, आप बताइए। आप खुद सोचिए, अगर इसके पास आएगा, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी फोर्स क्या होगी, कम लग रही होगी, ये इतनी आसानी से इसे अपने अंदर नहीं लेगा। बट इसकी डिस्टेंस कम, इसकी डिस्टेंस क्या हुई, थोड़ी कम हुई, तो इस इलेक्ट्रॉन को इससे जल्दी ले लेगा। इस ये वाला आपका क्लोरीन जो है ब्रोमीन से जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, बट फ्लोरीन से देर में लेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या हुआ इसमें, गुड, सॉरी आपका फ्लोरीन जो होगा वो, हाँ सही बोला, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और हम बात करें तो अप टू डाउन जब मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीजन क्या, सेम, क्या, when we move up to down in a group the metallic character increases because the number of shells increases and force of attraction decreases,
when we move up to down in a group, the non-metallic character decreases. The non-metallic character decreases due to increase in the number of shells and decrease in the nuclear charge. ठीक है, इतनी बात करी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एग्जाम में आता है, आपको समझने की बहुत ज्यादा ऐसे जरूरत है। ठीक है, अच्छा हमने बात करा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पे मैं। पहला पॉइंट लिथियम के बारे में, फ्रांसियम के बारे में। ठीक है, लिथियम जो होता है आपका लीस्ट मेटलिक एलिमेंट होता है। ये क्या होता है आपका? लीस्ट मेटलिक एलिमेंट होता है। फ्रांसियम की बात करते हैं, ये आपका मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट होता है। फ्रांसियम आपका मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट होता है। फ्लोरीन आपका मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है फ्लोरीन आपका मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है। ठीक है, ये बात करी हमने, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, एटॉमिक साइज की बात हो गई, वैलेंसी की बात हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई। एंड नेक्स्ट आता है आपका रिएक्टिविटी। नेक्स्ट आती है आपकी रिएक्टिविटी, जो कि पूरी स्पेस है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज पर ही। कैसे, वो भी देखते हैं। अच्छा, मेटल कौन सा? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर दे, और जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेगा वो रिएक्टिव भी ज्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेगा वो रिएक्टिव भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही सेम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेगा तो ये क्या है आपका? रिएक्टिव होगा। तो व्हेन वी मूव up to down in a group, reactivity increases in metals. But when we move up to down in a group in non-metals, the reactivity decreases. The reactivity decreases in non-metals. ठीक है, अगर मेटल्स में मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, और नॉन मेटल्स में मूव करेंगे अप डाउन तो रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी। रीजन वही सेम, मेटल नॉन मेटल वाला। रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। द रिएक्टिविटी decreases in non-metals because the number of shells increases and आपका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ठीक है, ये बात हो गई आपकी रिएक्टिविटी की भी। क्या था आपका? रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सारी बात इसमें ज्यादातर हो चुकी है और उसमें बताने लायक आपके लिए कोई बात इसमें बची नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं कुछ अलग प्रॉपर्टीज की जो कि इस पीरियोडिक टेबल में होती है। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 प्रॉपर्टीज और पढ़नी है। पहली, आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। And the third one, which is electronegativity. ठीक है, हमें 3 टर्म इसमें और पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। The first one is the ionization potential. Okay, we started. Actually, it is the energy. Okay, ionization potential is the energy required to remove an electron from its isolated
gaseous atom, thereby converting it into positively charged ion. Okay, so ionization potential is the energy, it is the energy required, वो energy जो हमें चाहिए होती है to remove an electron, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए from its isolated gaseous atom, एक अकेले isolated, एक अकेले एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो क्या कहलाती है? आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है. फॉर एग्जांपल सोडियम एटम नंबर 11 281, दिस इज द आउटरमोस्ट शेल. सो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, जो हमें चाहिए होगी, वो क्या होगी? हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसकी वजह से वो एटम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन में. इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन में. इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, thereby converting it into positively charged ion. ठीक है, ध्यान से बिल्कुल. द एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, और वो उसे कन्वर्ट कर देती है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में. ठीक है, ध्यान रखने बात ये, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है? हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है. ठीक है, जो कि दो टर्म पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज एटॉमिक साइज. ठीक है, इफ वी इंक्रीज द एटॉमिक साइज, अगर हम एटॉमिक साइज को इंक्रीज कर देंगे, द आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. कैसे समझते हैं इसे? अगर हमने क्या किया, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर दिया. फॉर एग्जांपल हमने, एक था हमारे पास सोडियम और एक था हमारे पास, चलो हम दो छोटे लेते हैं, एक लिथियम लिया एक सोडियम लिया. इसमें 3 शेल्स, इसमें आपकी 2 शेल्स. ओके, द लिथियम, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा. सोडियम न्यूक्लियस और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ये इसकी डिस्टेंस. ठीक है, अच्छा हमारा लिथियम था 2 इलेक्ट्रॉन, अब हमने क्या कर दिया? इसका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर दिया और हमने क्या लिया? सोडियम ले लिया. एटॉमिक साइज क्या हो गया? यहाँ पे इंक्रीज हो गया. ठीक है, अब बाहर ये इलेक्ट्रॉन था, इसके बाहर दिस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल, और वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी वो भी आयनाइजेशन पोटेंशियल. हमने मान लिया IP1, इसे IP2, IP मैन 2 नहीं, IP2. ठीक है, IP1 मान लिया, इसे IP2 मान लिया. ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप लोग कि IP1 ग्रेटर होगा IP2 से या IP2 ग्रेटर होगा IP1 से? बताइए. ठीक है, सो इसकी डिस्टेंस यहां से कम है, डिस्टेंस कम है, चार्ज पास में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं पीछे भी इस चीज को कि अगर शेल कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है. ठीक है, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है. इसकी वजह से IP1, इसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, इसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी. इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी तेजी से नहीं पकड़ा हुआ, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग कम फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसको निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी. इसलिए IP2 क्या होगा? IP1 से कम होगा. इसमें डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा. ये आप याद रखिए, डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा.
डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा है, तो इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम है, तो इसको निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और वही एनर्जी होती है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा चाहिए, इसमें आयनाइजेशन की वैल्यू कम चाहिए। इसी तरह जब हम एटॉमिक साइज को इंक्रीज करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, सेम डिपेंड इसी पे है, सेम इसी की बात है। व्हेन वी इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज कॉमा द आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज को हम इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द न्यूक्लियर चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फोर्स ज्यादा, अगर फोर्स ज्यादा है तो अट्रैक्शन, अब फोर्स ज्यादा है तो फिर एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए होगी, फोर्स ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने फोर्स ज्यादा कर दी तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो वही इस बात यहाँ पे लिखी है, व्हेन वी इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ओके, क्लियर? ठीक है, इसके रीजन की बात करते हैं। तो इफ वी इंक्रीज द एटॉमिक साइज द आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस because when we increase the atomic size, when we increase the atomic size, number of shells increases, which causes the decrease in the force of attraction, that's why ionization potential decreases, and when we increase the nuclear charge, okay, there must be more force to release the electron, require more force to release the electron, so ionization potential increases, okay, clear? ये बात हुई आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, thereby converting it into the positively charged ion, is called ionization potential। ये दोनों टर्म जो है क्लियर रखना, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, तीनों के लिए ये टर्म बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें इतना सा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, it is the energy, it is also the energy, it is the energy released when an electron is added in isolated gaseous atom, thereby converting it into negatively charged ion, thereby converting it into negative ion। ठीक है, it is the energy, ionization potential क्या था, energy required to remove electron, इसमें उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। ठीक है, the energy released, वो एनर्जी रिलीज होगी कब, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसमें, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, और वो उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज्ड। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एडेड। ये आपको याद रखना है। सेम डिपेंड करता है टू टर्म्स पे। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज पे कैसे, वही सेम चीज, अगर हम एटॉमिक साइज को इंक्रीज कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगा। और रीजन सेम एज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल, रीजन सेम एज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी सेम है, ये भी सेम है। आप देखिएगा, टर्न कीजिए पेज और देखिए, आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, और ये भी डिक्रीज हो रहा है। जब आपके न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ था, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हुआ था, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो रहा है। रीजन सेम रीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन जो है आपका बिल्कुल सेम रहेगा।